हाय एवरीवन, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो की शुरुआत मैं आपको दो बहुत इंटरेस्टिंग पिक्चर्स दिखा के करता हूं। तो पहली पिक्चर ये रही, ये सन 1900 की है, न्यूयॉर्क में। यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि आपको एक भी मोटर गाड़ी नहीं दिख रही, सब घोड़ा गाड़ी दिख रही है। अब दूसरी पिक्चर पे ध्यान दीजिए, ये पिक्चर भी उसी न्यूयॉर्क की स्ट्रीट पे ली गई है, लेकिन 13 साल के डिफरेंस पे। तो ये हो गया सन 1913। और यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे आपको एक भी घोड़ा गाड़ी नहीं दिख रही है, मोटर गाड़ी दिख रही है। तो ये कहानी मैं आपको क्यों सुना रहा हूँ? ये मैं इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि मैं ये प्रूव करना चाहता हूँ कि जो टेक्नोलॉजी होती है वो बहुत जल्दी चेंज होती है और बहुत सारे रैपिड चेंजेस लेके आती है दुनिया में। आज जो आप टेक्नोलॉजी कंपनीज देख रहे हो, जैसे टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, दुनिया भर की बहुत अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी कंपनियां, गूगल, मेटा, एप्पल, ये सारी की सारी कंपनियां आज डिसरप्ट होने वाली हैं। अब 2035 आते आते हो सकता है कि इनमें से बहुत सारी कंपनियां डूब जाएं और बहुत सारी कंपनियां बहुत तगड़ा पैसा कमा के दें। अब चाहे आपको टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में इंटरेस्ट हो चाहे ना हो, ये बात आप भी भली भांति समझते होंगे कि सारी की सारी टेक्नोलॉजी कंपनियां दुनिया में बहुत मैसिव इंपैक्ट क्रिएट कर रही हैं। तो एक टेक्नोलॉजी की बेसिक समझ होना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इस वीडियो पे मैं 3 बातें करने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको एक इकोसिस्टम ऑफ टेक कंपनीज बताऊंगा। इकोसिस्टम का मतलब कि किस तरीके की टेक कंपनियां अभी 2022 में एग्जिस्ट करती हैं। मैं खुद टेक्नोलॉजीज कंपनी में बहुत निवेश करता हूं, स्टॉक मार्केट्स में तो करते ही करता हूं, इसके अलावा मैं एंजल इन्वेस्टिंग भी करता हूं काफी सारी कंपनीज में, और मेजॉरिटी जो मेरे स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट्स हैं वो फिनटेक और एडटेक कंपनीज में है। तो मेरे पास एक अच्छा ओवरव्यू है जो मैं आपको प्रेजेंट करूंगा। दूसरी चीज, मैं आपको अपना व्यू पॉइंट दूंगा कि किस तरीके की टेक्नोलॉजी कंपनियां 2035 तक अच्छा करेंगी, सर्वाइव कर जाएंगी। और तीसरा, मेरे फेवरेट टेक्नोलॉजी स्टॉक्स कौन से हैं और क्यों, इसके बारे में मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगा। इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर ये है कि ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। कृपया अपनी सूझबूझ के हिसाब से आप स्टॉक मार्केट में निवेश करें। मेरी रिसर्च को आप सिर्फ इनपुट की तरह लें। जो भी मैं इस वीडियो पे बात करने वाला हूं, मैं लॉन्ग टर्म के व्यू पॉइंट से देख रहा हूं, करीब करीब 10 साल के विजन के हिसाब से। तो चलिए ये डिस्क्लेमर्स को दरकिनार करते हुए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहली चीज जो मैं आपको समझाना चाहता हूं वो है इकोसिस्टम ऑफ टेक्नोलॉजी कंपनीज। ये मैं आपको एक टाइमलाइन बना के बताता हूं और आपसे एक सवाल करता हूं और आप इसका जवाब मुझे जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। तो टाइमलाइन ये है कि अगर आप 2000 से 2010 का पीरियड देखें तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी इवोल्यूशन क्या हुआ था। मेरे हिसाब से वो था ई कॉमर्स। आप भी मुझे जवाब दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मेरे हिसाब से हुआ ये था कि फॉर एग्जांपल अमेजॉन नाम की जो कंपनी थी उसने सब जगह अपना वर्चस्व फैला दिया। तो अमेजॉन क्या थी? वो एक तरीके की ई कॉमर्स कंपनी थी। भारत में भी आपने देखा होगा कि फ्लिपकार्ट आ गई, जबोंग आ गया, दुनिया भर की ई कॉमर्स कंपनियां आ गई। हम लोगों की खुद की बाइंग हैबिट्स काफी बदल गई। हम दुकान जाके चीजें नहीं खरीदते थे, हम ऑनलाइन शॉपिंग करते थे। मेरे जैसे आलसी इंसान तो घर से बिल्कुल निकलते ही नहीं थे, वो शॉपिंग वॉपिंग जाते ही नहीं थे। मेरी वाइफ बोलती थी कि चलो शॉपिंग करने चलते हैं, मैं बोल लेता था कि चलो कुछ नहीं, अमेजॉन खोल लेते हैं, कर लेते हैं। फिर क्या हुआ, 2010 से 2020 का जो पीरियड था, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी एवोल्यूशन क्या हुआ। पॉज करिए वीडियो और लाइक बटन तो दबा ही दीजिएगा एंड साथ साथ जवाब भी दे दीजिएगा कि सबसे इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी एवोल्यूशन क्या हुआ था। मेरे हिसाब से हुआ था फिनटेक। फिनटेक आपने देखा होगा कि जो यूपीआई है उसने काफी जगह जाके झंडे गाड़ दिए एंड हम में से हर कोई जो कैश ओरिएंटेड सिस्टम्स है उससे हटके किस पे आ गए, फिनटेक ओरिएंटेड एप्स पे आ गए। अब सवाल ये आता है कि अगर आप गेस यहाँ पे कर लो कि भाई कौन सी कंपनी और कौन सी टेक्नोलॉजी यहाँ पे अपने झंडे गाड़ने वाली है, तो आपके पास पैसा कमाने की मैसिव अपॉर्चुनिटी होगी। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया होता कि ई कॉमर्स ऊपर जाने वाला है तो आप बहुत गजब का पैसा कमाते। सिमिलरली अगर आपने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया होता जो मेजर फिनटेक प्लेयर्स हैं जैसे कि पेपैल हो गया, तो फिर आपने बहुत पैसे कमा लिए होते। अब मुझे पता है कि कई लोग बोलेंगे कि यार पेटीएम में तो पैसे डूब गए, वो भी तो फिनटेक थी। उसने अपना आईपीओ कब लॉन्च करा था? करीब करीब 2020-21 के आसपास। उसके बाद उसकी पिटाई शुरू हुई है। इवोल्यूशन पीरियड क्या था? 2010 से 2020। तो अगर आप अभी 2022 में बैठे हुए हो और आप ये एस्टिमेट लगा रहे हो कि 2035 में जाके कौन सी टेक्नोलॉजी मैच्योर हो जाएगी और अभी आप उन स्टॉक्स में पोजीशन ले लो तो आप तगड़ा पैसा कमाओगे। तो उस लेंस के हिसाब से अगर मैं आपको स्प्लिट करके बताऊं कि अभी जो टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं वो कितने टाइप की हैं, तो ये कुछ मुख्य पॉइंट्स निकल के आते हैं। तो सबसे पहली टाइप की जो टेक कंपनी होती है वो होती है बैक एंड टेक। बैक एंड टेक का मतलब फॉर एग्जांपल टीसीएस हो गया, विप्रो हो गया, इन्फोसिस हो गया। ये कंपनियां क्या करती हैं?
चलिए टीसीएस के एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे टीसीएस का रेवेन्यू स्प्लिट है। आप यहाँ से देख सकते हो कि टीसीएस अपना 99% पैसा कैसे कमाती है, कंसल्टिंग करके। अब सवाल ये आता है कि वो किस तरीके की कंसल्टिंग करती है, क्योंकि दुनिया में सब चीज़ को आप कंसल्टिंग बोल सकते हो, तो किस तरीके की कंसल्टिंग करती है। अगर आप टीसीएस की वेबसाइट पे जाओगे तो आपको कुछ इस तरीके की इंफॉर्मेशन मिलेगी कि उसने इस तरीके के प्रोजेक्ट्स करे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल पासपोर्ट सेवा केंद्र में जो टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट होती है वो टीसीएस ने इंप्लीमेंट करने में मदद करी है। तो कंसल्ट क्या करा होगा उसने सरकार को, सरकारी लोग आए होंगे, उनने पूछा होगा टीसीएस वालों से कि अच्छा यार ऐसा सॉफ्टवेयर सिस्टम हमें इंप्लीमेंट करना है जिससे लोगों के पास फटाफट पासपोर्ट पहुंच जाए, सब कुछ ऑटोमेट वगैरह हो जाए, टेक्नोलॉजी में मदद मिल जाए, हमें इंप्लीमेंट करने में मदद करोगे। उन्होंने बोला हाँ बिल्कुल करेंगे, पैसे दे दो, तो उन्हें पैसे दे दिए एंड फिर टीसीएस ने सरकार को ये सिस्टम इंप्लीमेंट करने में मदद करी। तो इस तरीके के सिस्टम इंटीग्रेशन और सिस्टम डेवलपमेंट को बोलते हैं एक तरीके की कंसल्टिंग सर्विस। और टीसीएस मोस्टली करती है एग्जीक्यूशन बेस्ड टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड कंसल्टिंग। अब आप इसके कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्लेनेशन पे मत जाना, सिंपल ये इमेजिन कर लेना कि बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, विदेशों में होती हैं, यूएस यूके वगैरह में, भारत सरकार होती है, दुनिया भर की अलग सरकारें होती हैं, वो टीसीएस जैसी बड़ी कंपनियों को पकड़ती हैं, बोलती हैं कि आपको टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा ज्ञान है, हम अपने पासपोर्ट सेवा केंद्र को ज्यादा टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड बनाना चाहते हैं। या फिर कोई कंपनी बोलेगी कि हमें ये ईआरपी सोल्यूशन लगाना है या फिर ये नई टेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट करना है अपने बिजनेस में, तो हमारी मदद कर दो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके की सर्विस टीसीएस प्रोवाइड करती है। तो अब इसका फ्यूचर क्या है? अब इस चीज का फ्यूचर मुझे बहुत ज्यादा ब्राइट नहीं लग रहा। अब ऐसा क्यों? अब इसके मैं 2-3 रीजन आपको बता देता हूं। एंड अगेन आप ध्यान दीजिएगा कि मैं अगले 10 साल का पर्सपेक्टिव दे रहा हूं, तो ऐसा नहीं कि अगले 6 महीने में या 1 साल में चेंज हो जाएगा, जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूं। तो यहां पे एक रिसर्च करी गई थी जिसके अनुसार करीब करीब 89% बिजनेस अडॉप्शन ऑफ टेक हो चुका है। मतलब कि पासपोर्ट सेवा केंद्र अगर भारत सरकार को बनवाना है तो कितनी बार बनवाएगी? एक बार, उसमें टीसीएस की अच्छी मोटी कमाई होगी, फिर उसका मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट उन्हें मिल जाएगा, वो करते रहेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा पैसा टीसीएस ने कहाँ पे कमाया होगा? एट द टाइम ऑफ बिल्डिंग द सिस्टम, जब वो उसने ये पासपोर्ट सेवा केंद्र का सिस्टम बिल्ड करा होगा। तो फॉर्च्यून 500 में करीब करीब 89% टेक अडॉप्शन हो चुका है। जो इनिशियल सिस्टम्स बनने थे वो बन चुके हैं। और ये बात काफ़ी हद तक ठीक भी है कि जो अभी बेसलाइन टेक्नोलॉजी जो एग्जिस्ट करती है 2020 में, उसमें जितनी टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन होना था वो हो चुकी। अब जो नेक्स्ट लेयर, जो नई तरीके की तकनीकें आएंगी, उसमें हो सकता है टीसीएस का पार्ट रहे, नहीं रहे, वो अपन अभी बैठ के प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। लेकिन जो बेस लेयर टेक्नोलॉजी अडॉप्शन था फॉर्च्यून 500 कंपनीज के थ्रू, यहाँ पे आप टीसीएस के क्लाइंटों की लिस्ट भी देख सकते हो, किस साइज के क्लाइंट टीसीएस के साथ काम करते हैं। तो यहाँ पे जवाब यही आएगा कि बहुत नामी गिरामी क्लाइंट काम करते हैं। तो आगे चल के सिचुएशन ये आने वाली है कि टेक्नोलॉजी अडॉप्शन की ग्रोथ थोड़ी कम हो जाएगी, एटलीस्ट जो करंट फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी है उसकी। तो इससे टीसीएस, विप्रो, इस तरीके की कंपनी पे डेफिनेटली इंपैक्ट पड़ेगा। अभी 6 महीने में नहीं, 1 साल में नहीं, 2 साल में नहीं, एटलीस्ट 10 ईयर के विजन के हिसाब से जिस तरीके का कोर वर्क टीसीएस, विप्रो एक्सेट्रा करते हैं, जिसको बैक एंड टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूशन बोलते हैं, उसका रेट ऑफ ग्रोथ कम हो जाएगा। तो अब आप थोड़ा सा डर जाओगे और आपका नेचुरल सवाल आएगा, आप मेरे से बोलोगे कि यार ऐसा क्यों कि इनका रेट ऑफ ग्रोथ कम हो जाएगा। उसके बहुत सारे रीजंस हैं, मैं आपको 1-2 एग्जाम्पल से समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि ग्राफिक डिजाइनिंग जो था एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड काम था। लेकिन अब हुआ क्या कि कैनवा जैसी वेबसाइट्स जो आई हैं उसके थ्रू ग्राफिक डिज़ाइन कोई भी कर सकता है। मुझे ग्राफिक डिज़ाइनिंग का ABCD नहीं पता, लेकिन मैं कैनवा पे जाके अपना आराम से कोई भी पोस्टर बना सकता हूँ, कोई भी थंबनेल बना सकता हूँ, वगैरह वगैरह। तो हुआ क्या, कैनवा है क्या? कैनवा एक प्लग एंड प्ले मॉडल है, एक तरीके का सॉफ्टवेयर उन्होंने बना दिया, कोई भी जाके यूज़ कर सकता है और आराम से अपना काम कर सकता है। सिमिलरली आपने नोटिस करा होगा कि आज से 4-5 साल पहले अपनी खुद की वेबसाइट बनाना बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ थी, आपको कोडर रखने पड़ते थे, फलाना ढीम का। लेकिन अब क्या है, अब अगेन प्लग एंड प्ले मॉडल बन चुके हैं। सिमिलरली इसी तरीके के प्लग एंड प्ले मॉडल्स फॉर्च्यून 500 कंपनी की टेक जरूरतों को पूरा करने के लिए भी बन रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे हो क्या रहा है, टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड हो चुकी है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट्स जिसपे कंसल्टिंग चाहिए होती है उसकी भी एक डेटा लाइब्रेरी बन जाती है एंड उस प्रोजेक्ट को बनाने में इतनी मेहनत नहीं लगती। मैं आपको एक और पैरेलल एग्जांपल से समझाता हूं कि इमेजिन करो कि किसी को शिप बनानी हो और उसने पहली बार शिप बनाई हो, तो बहुत मुश्किल चीज़ है। लेकिन धीरे धीरे होगा क्या कि शिप बिल्डिंग लोग सीखते चले जाएंगे, उनको आइडिया लग जाएगा कि यार शिप में कितनी लकड़ी लगती है, कितना लोहा लगता है, वगैरह वगैरह। एंड धीरे धीरे करके ये जो प्रोसेस था शिप बिल्डिंग का, जो बहुत कॉम्प्लेक्स हुआ करता था, वो धीरे धीरे करके सिंप्लीफाई हो गया। तो ऐसा ही कुछ टेक डेवलपमेंट के साथ होता है एंड उसको टेक्नोलॉजी की भाषा में प्लग एंड प्ले मॉडल बोलते हैं। तो आगे चल के होगा क्या आज से 8-10 सालों में डेफिनेटली कि ये जो फॉर्च्यून 500 कंपनी थी जो टीसीएस को पासपोर्ट सेवा केंद्र टाइप बनाने का काम देती थी,
वो काम मिलना कम हो जाएगा। टीसीएस ने अगर मैसिव चेंजेस नहीं करे, फॉर एग्जांपल क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है इसकी बारे में अपना बिजनेस मॉडल ओरिएंट नहीं करा तो काफ़ी आउटडेटेड कंपनी हो जाएगी। ये सारी की सारी सर्विस सेक्टर इंडस्ट्री जो भारत की है उस पर ये खतरा है और आने वाले 10 सालों में ये डेफिनेट चेंज जरूर आएगा। तो अब बढ़ते हैं दूसरे तरीके की कंपनी की तरफ और इसको मैं बोलूंगा स्टेबल टेक कंपनी। तो स्टेबल टेक कंपनी मतलब आपने सुना होगा बड़ी बड़ी नामी गिरामी टेक्नोलॉजी कंपनीज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल गूगल हो गई, फेसबुक, अब उसका नाम मेटा हो चुका है, अमेजॉन हो गई। तो ये सारी किस तरीके की कंपनियां हैं? तो ये बहुत बड़ी मल्टी बिलियन डॉलर कंपनियां हैं जिन्होंने पूरी की पूरी इंडस्ट्री खुद ही क्रिएट कर ली है। फॉर एग्जाम्पल गूगल ने किस तरीके की इंडस्ट्री क्रिएट करी है, सर्च इंजन पूरी की पूरी। फेसबुक ने किस तरीके की इंडस्ट्री क्रिएट करी है, सोशल नेटवर्किंग इंडस्ट्री। फेसबुक क्या करता है, आप अपनी जाके फ्रेंड्स की फोटो वोटो देख सकते हो। व्हाट्सएप पे आप क्या करते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ चैट करते हो। इंस्टाग्राम पे क्या करते हो, टाइम वेस्ट करते हो। तो ये क्या है, ये सोशल नेटवर्किंग हो गई एक तरीके से। तो ये बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं इनका मॉडल क्या सेम रहेगा? नहीं, डेफिनेटली नहीं। इनका मॉडल बहुत ज़्यादा चेंज होने वाला है। इसलिए अभी आपने नोटिस करा होगा कि फेसबुक का जो स्टॉक है वो इस साल करीब करीब 70% से गिर चुका है। 70% अपना नाम उसने फेसबुक से मेटा कर दिया। मेटा का मतलब क्या होता है, मेटावर्स। अब उन्होंने ऐसा क्यों किया? ऐसा तो है नहीं कि यार मार्क ज़करबर्ग को पता नहीं है कि आगे चल के टेक्नोलॉजी का फ्यूचर क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। इतने सालों से इतनी मल्टी बिलियन डॉलर कंपनियां बनाई हैं। करीब करीब फेसबुक, अगर आप पूरे ग्रुप कंपनीज देखें, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम एक्सेट्रा, तो करीब करीब दुनिया के 33% लोग फेसबुक के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। ये सब होते हुए भी मार्क ज़करबर्ग ने डिसीजन लिया कि भाई देखो, जो टेक्नोलॉजी अभी तक थी बहुत अच्छी थी, फेसबुक ने बहुत पैसा कमाया, लेकिन आगे चल के जो मेरा विजन है वो ये है कि हम लोग मेटावर्स की तरफ जाने वाले हैं और बहुत मैसिव चेंज आने वाला है। इतना ज़्यादा मैसिव चेंज आने वाला है कि मैं तो कंपनी का नाम ही चेंज कर दूंगा और इस मेटावर्स नाम की चीज़ पे फोकस करूंगा। तो एग्जैक्टली ये मेटावर्स है क्या? तो मेटावर्स है एक वेब 3.0 का पार्ट। अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये आती है कि अगर आप गूगल की स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा कि गूगल ने अनाउंसमेंट करे कि वो भी वेब 3.0 प्रोजेक्ट की तरफ अग्रसर होगा। अब कई लोगों को मेरे बहुत डिफिकल्ट हिंदी वर्ड समझ नहीं आते, तो आप मुझे अग्रसर का मीनिंग बता देना कि क्या होता है। इसके अलावा अमेजॉन, क्या वो कुछ कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये लिस्ट ऑफ एक्विजिशन, ये सारी कंपनियां अभी अमेजॉन ने रिसेंटली एक्वायर करी हैं एंड इनमें से काफ़ी सारी कंपनियों में काम चल रहा है वेब 3.0 की तरफ। तो ये वेब 3.0 भला क्या है एंड ये आने वाले समय में कैसे शेप अप होगी? क्या यही 2020 से 2030 के बीच में ये वेब 3.0 का जीव जाके बहुत ज़्यादा खलबली मचाने वाला है? उसका जवाब आता है हाँ। ये ऑलमोस्ट डेफिनेट है कि वेब 3.0 नाम की जो टेक्नोलॉजी है ये जाके बहुत ज़्यादा इंपैक्ट करेगी दुनिया में और ये जो मेगा जाइंट कंपनियां हैं ये सब की सब वेब 3.0 की तरफ बढ़ रही हैं। तो मैं आपको 2 मिनट में एक्सप्लेन कर देता हूं कि वेब 3.0 एग्जैक्टली होता क्या है। अब वेब 3.0 अपने आप में एक टॉपिक हो सकता है, लेकिन मैं आपको फटाफट थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग दे देता हूं। तो होता क्या था कि वेब 2.0 क्या था? वो बेसिक फॉर्म ऑफ इंटरनेट था। यहाँ पे क्या होता था कि जैसे आपके पास कोई फिजिकल बुक है, आपने उसको स्कैन करके एक वेबसाइट बना दी, डाल दिया और आपने अपना मोडेम जोड़ के उसको पढ़ने लग गए। तो क्या हुआ, आपने बस एक जो फिजिकल कॉपी थी उसको आपने डिजिटल कॉपी में कन्वर्ट कर दिया। और पुरानी वेबसाइट ऐसे ही होती थी। अगर आप 90s में या मिड 90s में आपने इंटरनेट यूज़ करा होगा तो आपको पता चल गया होगा मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, कि वेबसाइट ऐसे बहुत एडवांस नहीं होती थी। फिर वेब 2.0 क्या हुआ? वेब 2.0 क्या हो गया? ये थोड़ा सा एडवांस्ड इंटरनेट हो गया, जिसको अपन करेंटली वेब 2.0 बोलते हैं। इसमें फेसबुक, मेटा, इस तरीके की कंपनी है। इसमें एडवांस फीचर क्या है वेब 2.0 में? बहुत सिंपल कि आप जाते हो वेबसाइट पे, आपसे पूछते हैं कुकी लोगे? आप बोलते हैं हाँ बिल्कुल लूंगा, बहुत मजेदार होती है कुकी। तो आप कर लोगे सारी कुकी एक्सेप्ट। अब आप जैसी कुकी एक्सेप्ट करते हो तो सारी जो वेबसाइट होती हैं वो आपको ट्रैक करना शुरू कर देती हैं। आपने जैसे मेरा वीडियो देखा, अब आपको सारे के सारे फाइनेंस क्रिएटर्स की वीडियोस दिखाई जाएंगे, क्योंकि मैं फाइनेंस पर्सनल ग्रोथ के बारे में बात करता हूँ। अब आपने कुकी वुकी दबा दी होगी, अब आपको बड़ा बड़ा फाइनेंस ओरिएंटेड कंटेंट देखने को मिलेगा। अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, ये वेब 2.0 होता है। वेब 3.0 में क्या होता है? अब इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं टेक्नोलॉजी के। एक एस्पेक्ट जैसे आपने सुना होगा कि भाई ब्लॉकचेन बन रही है, सरकार भी बहुत बातें कर रही है कि ब्लॉकचेन बना देंगे। तो ब्लॉकचेन क्या होता है? ब्लॉकचेन में एक तरीके का इंटरनेट होता है जो एक ओपन सोर्स इंटरनेट होता है। ओपन सोर्स का मतलब कि इसको कोई कंट्रोल नहीं करता पर से, एंड हर कोई देख सकता है कि इस इंटरनेट पे हो क्या रहा है। उसको बोलते हैं ऑन चेन डेटा एनालिसिस। अब टेक्नोलॉजी पे नहीं जाते क्योंकि सिर दुख जाएगा, लेकिन कहने वाली बात यह है कि ये जो वेब 3.0 होता है उसमें जो यूज़र होता है, जैसे कि आप और मैं, हमें कुकी नहीं दबानी पड़ती, हमें ट्रैक करना इतना आसान नहीं है। हमारे पास अपनी डेटा इंडिपेंडेंस होती है, हम अपनी एक वर्चुअल आइडेंटिटी क्रिएट कर सकते हैं,
बहुत सारी हजारों डिफरेंट टाइप के फीचर्स होते हैं और बहुत सारी चीजें अकम्प्लिश करी जाती हैं। सिंपल शब्दों में ये एक एडवांस्ड वर्जन ऑफ द इंटरनेट है। अगर आपको बहुत ज्यादा समझ नहीं आ रहा तो आप ये सोच लो कि यार नेचुरल प्रोग्रेशन होती है चीजों का। पहले पुराने जमाने का इंटरनेट फुद्दू इंटरनेट था, अब थोड़ा बेटर हो गया। अब आज से 10 साल बाद देखोगे तो आपको लगेगा यार 2022 में तो क्या फुद्दू इंटरनेट यूज करते थे, अब तो क्या मस्त इंटरनेट हो गया। तो आप उसको अपने हिसाब से वेब 3.0 मान लो। अब सोचने वाली बात यह है, और इस ग्राफ पे आप ध्यान दीजिए कि यार फेसबुक 70% तक क्रश हो गई, गूगल इस साल 35% तक उसका स्टॉक क्रश हो गया, एप्पल उसका भी 14-15% क्रश हो गया, अमेजॉन 40% 45% क्रश हो गया। अब ऐसा हो क्यों रहा है? वो हो इसलिए रहा है क्योंकि ये सारी कंपनी, चाहे वो अमेजॉन हो गई, मेटा हो गई, दुनिया भर की कंपनी जो ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो सारी की सारी माइग्रेट करने की कोशिश कर रही हैं फ्रॉम वेब 2.0 टू वेब 3.0। इसमें लगता है टाइम, इसमें लगती है R&D, इसमें लगता है बहुत सारा कैश, और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें डाइवर्ट होता है फोकस। जिस काम को करके आज फेसबुक दबा के पैसे कमा रहा था, अब उसको लगता है कि यार अगर हम यही करते रहे तो ठीक है 3-4 साल तो पैसे कमाएंगे, उसके बाद क्या होगा, डूब जाएंगे। तो इससे बेटर तो ये है कि ठीक है तभी स्लो डाउन कर दो पेस, कोई बात नहीं, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं बन रहा तो, लेकिन ध्यान रखो फ्यूचर की तरफ। क्योंकि अगर हमने इस माइग्रेशन रेस में वेब 2.0 से वेब 3.0 की तरफ रेस जीत ली और हम बन गए नंबर 1 इस वेब 3.0 गेम में, तो हम दबा के पैसे कुछ सालों बाद कमाएंगे। तो अब नेचुरल सवाल आता है कि यार ये कंपनियां सक्सेसफुल होंगी कि नहीं होंगी। मेरे हिसाब से डेफिनेटली ये कंपनियों का सक्सेस होने की संभावना बहुत 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 ज़्यादा है। ऐसा क्यों? इस ग्राफ पे ध्यान दीजिए, आपको पता चलेगा कि गूगल जैसी कंपनी के पास अभी $125 बिलियन का कैश रखा हुआ है अपने बैंक में। वो क्या करेगी इस पैसे से? वो जाके कंपनियां एक्वायर करेगी, वो जाके दुनिया के बेस्ट इंजीनियर्स हायर करेगी, वो जाके नई नई टेक्नोलॉजी और प्रोसेसेस बनाएगी। तो ये जो सारी मोनोपोली, जाइंट मोनोपोली स्टेबल टेक कंपनियां हैं, इनका भविष्य बहुत ब्राइट है। अभी लोगों को लगता है कि यार फेसबुक 70% क्रश हो गया, एकदम कूड़ा स्टॉक हो गया, एकदम जीरो पे जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। इनफैक्ट अब मैं रिवील कर देता हूं कि मेरे फेवरेट टेक स्टॉक्स अगले 10 सालों के लिए कौन से हैं। वो है गूगल, एप्पल, मेटा। अब इसके अलावा फाइनल सेट ऑफ अच्छे स्टॉक्स मैं आपको तीसरे पार्ट में बताता हूं, जिसको हम बोलते हैं इमर्जिंग टेक कंपनीज। इमर्जिंग टेक कंपनीज कैसी होती हैं? भारत में भी होती हैं, विदेशों में भी होती हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया में ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी कंपनी है जो बहुत बड़ा चेंज लेके आ रही है? फॉर एग्जांपल अगर आप जोमेटो की स्टोरी स्टडी करने की कोशिश करो, स्टॉक के बारे में चर्चा नहीं कर रहे, हम सिर्फ बिजनेस मॉडल के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो जो जोमेटो ने काम किया है वो बहुत तगड़ा काम किया है एक तरीके से। कि यार कि पहले तो लोग घर पे खाना वाना बनाते थे, अगर उनका मन होता तो बाहर चले जाते थे। तो जोमेटो स्विगी के राइडर्स आपको लवालब दिखेंगे। तो उन लोगों ने एक तरीके का ट्रेंड स्टार्ट कर दिया है। उस ट्रेंड की अपन बुराई भी कर सकते हैं, अच्छाई भी कर सकते हैं, वो बात अलग है। लेकिन एक टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए उन्होंने लोगों में एक आदत डाल दी कि आपको बाहर जाने की भी जरूरत नहीं, घर पे खाना बनाने की जरूरत नहीं, घर बैठो बटन दबाओ खाना आ जाएगा आपके पास। तो ये एक तरीके की इमर्जिंग टेक हो गई। जोमेटो के बारे में मुझे एक चीज और क्या अच्छी लगती है कि जोमेटो की बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग पावर है। ब्रांडिंग पावर का मतलब कि आप उस ब्रांड के बारे में कितना जानते हो। शायद ही ऐसा कोई इंसान होगा इंडिया में जिसने जोमेटो के बारे में नहीं सुना होगा, क्योंकि ब्रांड इतनी स्ट्रॉन्ग है। अगर आपके पास ब्रांड स्ट्रॉन्ग होती है तो आप नए बिजनेस एरियाज में कंप्लीटली आ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अभी कुछ टाइम पहले तक जोमेटो क्या करती थी, वो सिर्फ खाना होटल से आपके घर पे भिजवाती थी, ये उसका बिजनेस था, जिसको बोलते हैं फूड टेक डिलीवरी। फिर उसने और क्या करना शुरू कर दिया, उसने क्लाउड किचन शुरू कर दिए। फिर उसने और क्या करना शुरू कर दिया, अभी उसने एड बिजनेस के थ्रू बहुत ज़्यादा पैसा कमाना शुरू कर दिया। आप जोमेटो ऐप खोलोगे, उसमें आप स्क्रॉल करोगे तो उसमें आपको रेस्टोरेंट्स की लिस्ट दिखती है। अब वो लिस्ट जनरेट कैसे होती है? तो मान लो कि आपके शहर में 200 रेस्टोरेंट हैं, आपको सिर्फ दिख रहे हैं 20 जोमेटो की लिस्टिंग पे, तो वो 20 कैसे आए? वो एक तरीके का एड बिजनेस हो गया। जोमेटो लिस्टिंग ही उन रेस्टोरेंट्स को देगा जो उनको पैसे देंगे। तो जब आपकी ब्रांड स्ट्रांग होती है तो आप दुनिया भर के बिजनेसेस में जा सकते हो। तो जोमेटो एक तरीके का इमर्जिंग बिजनेस हो गया। क्या मुझे वो बिजनेस पसंद है? तो मैं हाँ बोल देता हूं। अब मुझे पता है बहुत सारे लोग नेगेटिव कमेंट्स देंगे, लेकिन आप उसके बारे में थोड़ा सा सोचिए कि अब मुझे बिजनेस पसंद है जब वो स्टॉक 50-60% तक करेक्ट कर चुका है। जोमेटो की वैल्यूएशन अच्छी नहीं थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि उसके बिजनेस मॉडल में कोई परेशानी है। तो क्या मैं 2030 में जोमेटो को सर्वाइव करता हुआ देख सकता हूं? बिल्कुल। उसके बहुत सारे रीजंस हैं, क्योंकि वेब 3.0 का कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया, जो एक प्रोमिनेंट टेक्नोलॉजी होने वाली है, उसमें जो ब्रांड ओरिएंटेड बिजनेसेस हैं वो बहुत अच्छा करेंगे। जोमेटो आपने देखा होगा कि कई सारे यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स के साथ उनको खाना वाना खिलाते रहते हैं, हीरो हीरोइन के साथ घूमते रहते हैं, कुछ ट्विटर पे एक्टिविटीज करते रहते हैं। इसका खाने पीने से क्या लेना देना है? कुछ खास नहीं, लेकिन वो एंटरटेनमेंट कैटेगरी में आ रही है एक तरीके से जोमेटो, क्योंकि उसको ब्रांड बिल्डिंग में मदद मिलती है। जो वेब 3.0 का मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, अगर उसमें ब्रांड प्रेजेंस आपकी बहुत स्ट्रांग है
तो आप उसको बहुत तरीके से मोनेटाइज कर सकते हो। अब मैं इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड पॉइंट समराइज कर दूं कि अगर आप टेक्नोलॉजी कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप धीरे धीरे करके पोजीशन बिल्ड करना। ऐसा नहीं कि मैंने आज जोमेटो की बात करी तो आपने अपना घर बार बेच के सारा पैसा जोमेटो में लगा दिया। कृपया ऐसा मत करिएगा, धीरे धीरे करके एग्रीगेट करिएगा, वो भी तब जब आपने अपनी पूरी रिसर्च कर ली हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज प्लीज ध्यान रखिएगा कि ये कंपनियां वॉलेटाइल होती हैं। अमेजॉन की स्टोरी में आपको बताऊं कि जब 2000 में जब अमेजॉन क्रैश हुआ था तो उसने अपनी 95% वैल्यू लूज करी थी। उसके बाद वो 560 टाइम्स उसने रिटर्न दिया। तो इसका इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि जो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स होते हैं, स्पेशली इमर्जिंग टेक्नोलॉजी स्टॉक्स, वो नीचे जाएंगे और बहुत एग्रेसिवली जाएंगे। आपको बेट इस चीज़ पे लगानी है कि अगले 10 सालों में ये कंपनी, टेक्नोलॉजी कंपनी, सर्वाइव करेगी और इसके पास इसकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हैं या नहीं। तो मेरे कुछ फेवरेट स्टॉक्स ये थे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आए होंगे। आप भी अपने फेवरेट स्टॉक्स मुझे बताइए। प्लीज कृपया वीडियो को लाइक करिएगा, उससे चैनल ग्रोथ में मदद होती है। एंड मैं आपसे जल्द मिलूंगा।